हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। देखो, हम लोग वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसकी सारी थ्योरी डिस्कस करी है अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग टॉपिक को। उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो आ सकते थे या जो पहले पूछे जा चुके हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं और नया चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो, जो ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है। तो देखो, जो बच्चे ड्रॉपर के होंगे उनको तो आइडिया होगा कि क्या चैप्टर है। जो बच्चे अभी 11th में आए होंगे और वो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें ना तसल्ली रखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है पहले। यूनिट्स के वगैरह में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाकी जो यहाँ पे चीज़ें जैसे डायमेंशंस वगैरह पढ़ाई जाएंगी, तो उसका आइडिया आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो आप थोड़ा तसल्ली रखेंगे, लेक्चर जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ आने लगेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को लोग बहुत ही, यूनिट्स और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, इसको बहुत ही मतलब लाइटली ले लेते हैं बच्चे। जबकि आप अगर अपना पेपर उठा करके देखो, तो वो चाहे जेई का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, नीट के पेपर में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। इस साल भी 3 क्वेश्चन पूछा था, लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले साल भी 3 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा, और जेई के हर सेशन में अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जा रहा है। डायरेक्टली कई बार एक ही सवाल मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप सवाल बनाने जाते हो तो 2 सवाल आपके बन जाते हैं वहां से। ठीक है, तो अगर इतना वेटेज है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, बड़ी सीरियसली पढ़ाई करना। बड़ा ईजी चैप्टर है, अगर आप कायदे से पढ़ लोगे तो आपका यहाँ से सवाल एटलीस्ट गलत नहीं हो सकता, ना तो छूटेगा। ठीक है, और नीट में भी देख लो आप, आउट ऑफ 45 3 सवाल आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और ये भी बड़े इजीली आप बना सकते हो। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद आगे अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अच्छा देखो, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसको अपन समझेंगे कि कैसे कैसे इसकी पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे पहले यूनिट्स लिखा है, तो और बाद में क्या लिखा है, मेजरमेंट लिखा है। तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट में पढ़ाई होने वाली है। कौन सी? एक पार्ट में हम लोग यूनिट को कवर करेंगे, और जब दूसरे पार्ट में पहुंचेंगे तो हम लोग मेजरमेंट के सेक्शन को कवर करेंगे। तो जो पहला सेक्शन है यूनिट्स का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी वगैरह, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट्स, इनकी यूनिट्स के बारे में हम लोग जानना है। बेसिकली जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स, सपोज मान लो कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, सपोज लिखो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड आपको पता है यूनिट है। सपोज मान लो मैंने फोर्स लिखा, मैंने लिख दिया 10 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टली न्यूटन लिख देता तो क्या इसका कोई सेंस बनता? नहीं बनता। अब आप जानते हो कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो आप बना लोगे। अगर मान लो कोई नहीं जानता है और मैंने न्यूटन लिख दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप बताओ, न्यूटन से पहले हम एक चीज लिख रहे हैं ना, फोर्स, मीटर पर सेकंड से पहले एक चीज लिख रहे हैं, वेलोसिटी। तो ठीक है, तो यूनिट्स पढ़ने से पहले हमें कोई चीज पढ़नी है जिसको वेलोसिटी और फोर्स बोला गया, इन्हीं सब चीजों को फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब अभी फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक उठाया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट्स के बाद एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, डायमेंशनल फार्मूला, या डायमेंशंस कह लो इसको, डायमेंशंस भी बोलते हैं, और इसको हम बोल देंगे डायमेंशनल फार्मूला। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जब अपन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमें यूनिट्स वाले सेक्शन में कवर करने हैं। अच्छा, इसके बाद मेजरमेंट वाला पोर्शन आएगा, तो मेजरमेंट वाले पोर्शन में हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, अच्छा, जो 11th के बच्चे होंगे वो इस टॉपिक का नाम सुन के थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये क्या है, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना, बड़ा इजी टॉपिक है, आराम बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसको जरा अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, जो ड्रॉपर के बच्चे होंगे, ड्रॉपर का मतलब जिन्होंने इस साल 12th का एग्जाम दे दिया है, या जो मतलब 12th पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर।
एरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है, इससे नीट में एक सवाल आया, एरर से भी एक सवाल आया इस बार नीट में, और जेई में भी, जेई के हर सेशन में आपको मिलता ही मिलता है सवाल, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट वाला जो पोर्शन है थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा अच्छे से कवर करा जाएगा। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है, एक तो स्क्रू गॉज पढ़ना है जिसको मैंने एसजी से लिखा, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है जिसको मैंने वीसी से लिखा है, ठीक है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसके बाद एरर पढ़ना है, फिर ये सारी चीजें अपन को करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट वाले पोर्शन से, और यहाँ से कवर अप करेंगे, पहले इस पार्ट को कवर करेंगे, फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें थियरी भी होगी, और जो इंपॉर्टेंट सवाल जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के जो सवाल होते हैं वो भी यहाँ पर बताए जाएंगे। बाकी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो वेक्टर की तरह जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट है वैसे शीट यहाँ पर भी आएगी, और उसमें सारे अच्छे सवाल होंगे जो पहले पूछ चुके हैं, आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, ठीक है, यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। तो अपन पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं, है क्या फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा देखो, फिजिकल क्वांटिटी को कैपिटल क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में जरा समझते हैं। देखो, पढ़ना तो हमें यूनिट था, चैप्टर का नाम यूनिट है, लेकिन फिर हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ क्यों रहे, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन समझते हैं। जैसे पहले थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस करा कि फोर्स को हमने लिखा 10 न्यूटन, हमने एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, सपोज मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, हमने लिखा एरिया की लिखा 10 मीटर स्क्वायर, सपोज ऐसा लिख दिया। देखो यहाँ पर जो है इधर वाले जो पोर्शन है न्यूटन, यूनिट हो गई। अच्छा, यूनिट हुई तो किसकी हुई, फोर्स का। आपने बोला यूनिट, तो किसकी यूनिट, सपोज जैसे मान लो कोई नाम है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई नाम ले लेते हैं राहुल, सपोज मान लो राहुल एक नाम ले लिया, तो आप किसी पर्सन को इंडिकेट करके बोलोगे ना कि इसका नाम राहुल है, ऐसे तो आप नहीं बोल दोगे कि राहुल है कहाँ है भाई, तो किसी का आपका नाम होगा ना, उसको इंडिकेट करके आप बोलोगे, ठीक है। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट तो है, लेकिन किसकी यूनिट है, एक्सीलरेशन की यूनिट है। मीटर स्क्वायर यूनिट तो है, किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये इन सारी चीजों की यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इनको देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात सही है, ठीक है। तो इनका सबका अपना अलग अलग नाम तो है ही, जैसे फोर्स, एक्सीलरेशन, एरिया, और भी सारी चीजें आएंगी। क्या हम इनको कंबाइंड रूप से कोई नाम दे सकते हैं, तो इनको कंबाइंड रूप से एक नाम दिया गया जिसको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि कोई टीचर है आपका, वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, सपोज आप 11th में हो, तो अगर बाहर से कोई मैनेजमेंट से कॉल करके उससे पूछे कि सर आप किसको पढ़ा रहे हो, तो वो बच्चा, उसमें मान लो 20 स्टूडेंट है, तो सारे स्टूडेंट का नाम लेके तो नहीं बताएगा कि मैं इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, वो क्या बोलेगा, मैं क्लास 11th का साइंस का बैच है उसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्लास 11th का साइंस का बैच है, तो जब वो क्लास 11th का साइंस का बैच बोला, तो क्या उस पूरे रूम में जितने भी स्टूडेंट है सारे कवर हुए या नहीं हुए, बताओ भाई। क्लास 11th साइंस का उसने बोला, तो जितने स्टूडेंट है सारे कवर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है एक ऐसा नाम है जिसमें वो सारी क्वांटिटी आएंगी जो इधर लिखी हुई है। अब सारी किस कंडीशन वाली क्वांटिटी आएंगे, जरा उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जरा समझे, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। डिफिनीशन कहती है कि दोज क्वांटिटीज which can be measured and by which many natural phenomena और इसको कह लो फिजिकल हैपनिंग can be explained is called physical quantity, अच्छा, अब ये तो डिफिनीशन होगी। डिफिनीशन में सिर्फ आप इस वाले पोर्शन पर इमेजिन करें, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अच्छा, तो बोलोगे सर बाद वाली क्यों लिखा, बाद वाली डिफिनीशन जब लिखी जाती है ना तो पूरी डिफिनीशन लिखी जाती है, तो मेन मीनिंग इससे निकल के आएगा, ये इसका सेकेंडरी पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी बेसिकली जिनको मेजर किया जा सकता है उनको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एग्जाम्पल
आप वेलोसिटी लिखते हो ना 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखते हो। आपने मेजर किया तभी तो 20 बताया, बिना मेजर किए किसी चीज को कैसे बता सकते हो? ठीक है, जैसे आपने फोर्स लिखा, फोर्स लिखा आपने 10 न्यूटन। जैसे आपने एक्सीलरेशन लिखा, एक्सीलरेशन लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने सपोज वर्क लिखा, वर्क लिखा 10 जूल। तो भैया ये सबको आप मेजर कर रहे हो तभी तो आप लिख रहे हो, बिना मेजर किए कैसे लिख सकते हो? तो ऐसी चीज जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी बोला, वेलोसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी है, एक्सीलरेशन भी है, वर्क भी है, और जितनी भी चीजें मेजर की जा सकती है उनको फिजिकल क्वांटिटी में बोला गया। तो इन सब का अपना इंडिविजुअल नाम है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, वर्क डन, बट इन सबको कंबाइंड रूप से मैं क्या बोल दिया? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? जैसे उस टीचर ने बोला कि मैं क्लास 11th साइंस का बैच पढ़ा रहा हूं, तो क्लास 11 साइंस में जितने भी उस रूम में है सारे आ गए, लेकिन सारे बच्चों का अपना इंडिविजुअल नाम तो है। तो सारे बच्चों का जो अपना इंडिविजुअल नाम है हो गया वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, वर्क। और अगर कंबाइंड रूप से इनको एक नाम देना हो तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब आप पूछोगे कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दो जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हमें क्लियरिटी और मिल जाएगी। तो मैं बोलूंगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, क्या आप हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो? सपोज आज क्लास में आए, आपका दोस्त बोला कि यार आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तो वो ऐसा ही बोल सकता है। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आज तुम जो है 10 न्यूटन खुश हो या 20 न्यूटन खुश हो, कभी ऐसा तो नहीं बोलेगा। अब वो बोल रहा है कि आज मतलब टुडे, आज आप बहुत खुश हो, इसका मतलब क्या है कि वो कल के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि कल ना तुम थोड़ा दुखी थे, उसके रिस्पेक्ट में आज ज्यादा खुश हो। तो एक रिलेटिव चीज हो गई, हैप्पीनेस एक रिलेटिव चीज है जिसकी बात हम जब भी करेंगे तो किसी न किसी के रिलेशन में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सौरो हो गया। अब सौरो, कोई बोलेगा कि यार आज तुम दुखी लग रहे हो, ठीक है, दुखी लग रहे हो, इसका मतलब कल थोड़ा खुश थे, कल के रिस्पेक्ट में आज दुखी हो, तो इसकी भी बात किसके रिस्पेक्ट में करी जा रही है? कल के रिस्पेक्ट में की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर करके बता सकते हो कि कल के रिस्पेक्ट में आज ज्यादा दुखी हो या कम दुखी हो। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस, सौरो वगैरह चीजें हैं ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनको आप मेजर नहीं कर सकते। एक बार स्टेटमेंट दे के नीट में सवाल पूछा था इस तरीके से। ठीक है, अच्छा तो अब फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर ली कि भैया फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो। और फिर उसके बाद सेकेंडरी पार्ट ये कहता है कि इनसे जो है नेचर के बहुत सारे फिनोमेना या बहुत सारे जो फिजिकल हैपनिंग है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ये एक्सीलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गया, तो कितना फोर्स वगैरह लगा, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये सारी बातें आगे धीरे धीरे फिजिक्स में होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूं? सपोज मैंने फोर्स को लिखा, तो फोर्स को अगर सिर्फ न्यूटन लिख दूं तो इसका कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। अगर मैं फोर्स को लिख दूं 2 तो इसका कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्या, न्यूटन, डाइन, क्या क्या लिख रहे हो आप, यूनिट आपको बताना पड़ेगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो उसका ये 2 क्या हो गया, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, तो न्यूमेरिक पोर्शन इसको कहते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको यूनिट भी लगाना पड़ेगा। आप न्यूटन लगा लो, डाइन लगा लो, या कोई XYZ कोई यूनिट लगा लो, तो आपको एक यूनिट भी लगानी पड़ेगी। सपोज आप लेंथ लिख रहे हैं तो लेंथ आप 10 लिख दिया। 10 लिखने का मतलब क्या है भाई? 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, क्या है 10? तो आपको यूनिट भी बतानी पड़ेगी। अब मान लो कि मैंने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर, तो बताओ ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका न्यूमेरिक पोर्शन। ये जो 10 हुआ, 10 को बोलते हैं न्यूमेरिक पोर्शन, और जो सेंटीमीटर हो गया ये यूनिट हो गया। तो आप देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 चीजों से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। किसके किससे? एक तो उसका न्यूमेरिक पोर्शन हो गया और एक हो गया यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके न्यूमेरिक पोर्शन और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू को उसके न्यूमेरिक पोर्शन और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से सवाल आते हैं और इसमें जब आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो मीटर पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट हो गया, और जो ये वैल्यू है
ये हो गया इसका एन की वैल्यू, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, या इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, सिंपल इसको मैग्नीट्यूड भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो इसको डिफिनीशन में ऐसे भी कह सकता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताना जरा, सपोज मैं अभी यूनिट नहीं पढ़ाया हूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लूंगा, बहुत एक सिंपल एग्जांपल लूंगा क्योंकि मुझे एक रिजल्ट समझाना। मैंने एक लेंथ मेजर करा, उसको लिखा 1 मीटर, और फिर इधर मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, लिख दिया। क्या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है? मैंने लेंथ मेजर करा था और लेंथ को लिखा था 1 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ। मीटर जो है लेंथ का एसआई यूनिट है, या कह लो एमकेएस यूनिट है, और ये जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब जो 11th के बच्चा होगा, एसआई सीजीएस अगर आपको नहीं पता तो तसल्ली रखना, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। बस आप मान लो कि 2 अलग अलग यूनिट है, ठीक है। मान लो ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अलग तरीके से मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। जरा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मैंने 1 को बोल दिया n1, मतलब ये जो 1 मीटर है, 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको मैंने बोल दिया n1। मीटर को बोल दिया मैंने u1, ठीक है। और ये जो 100 है इसको मैंने बोल दिया n2, और जो सेंटीमीटर है इसको बोल दिया u2। तो बताओ क्या लिखा इधर, n2 इंटू u2 लिखा, इधर क्या लिखा, n1 इंटू u1 लिखा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? भैया 1 मीटर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब क्या है, जरा समझेंगे कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट से, ठीक है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड its unit is always constant, is always constant। ये बात आपको बहुत ध्यान से, भैया आपने कांस्टेंट बोला, ठीक है, जरा बताओ इसका मीनिंग क्या है। भाई देखो, अगर मान लो मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं आइडिया होगा तो सीख लो कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 या इज इक्वल टू x3 y3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से देखो क्या लिखा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? भाई nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तभी आप n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर आप यहां से देखो, एक सिस्टम से मैं दूसरे सिस्टम में ले गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लेंथ बोला हुआ है, तो उसमें जो प्रोडक्ट है n इंटू यू, किसका, मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से एक बात बताना जरा, ठीक है, यहाँ से एक बात मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ से n1 इज इक्वल टू n2 है? आप बोलोगे सर देखना पड़ेगा। देखो जरा, n1 मैंने किसको बोला है, 1 को बोला है, ठीक है। n2 मैंने किसको बोला है, 100 को बोला है। तो 100 आपस में इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब n1 डज नॉट इज इक्वल टू n2। अच्छा बताओ, क्या u1 इज इक्वल टू u2 होगा? u1 मैंने किसको बोला है, मीटर को बोला है। u2 मैंने किसको बोला है, सेंटीमीटर को बोला है। मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब u1 डज नॉट इज इक्वल टू u2 होगा। तो बताओ, क्या इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है? नहीं। क्या इंडिविजुअल यूनिट इक्वल हो सकता है? नहीं। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट देखो तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास एक रिजल्ट यहां से निकल के आया, वो रिजल्ट निकल के क्या आया, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब n इज इक्वल टू k बाई u। इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट।
ठीक है। तो इसको अगर मैं वर्ड में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात समझो कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जा रहे हो और उसकी यूनिट आप डिक्रीज करोगे, यहाँ से जरा देखना फटाफट से कि अगर मैं इसकी यूनिट डिक्रीज करूंगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मुझे बताओ मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है? आप कहोगे सर मीटर, 11th वाले नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे आएगा पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है। तो मीटर बड़ी है और सेंटीमीटर छोटी है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा हूँ। तो मैं यूनिट को क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहा हूँ। तो जरा मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर 1 था मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 100 हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? बढ़ा, और बढ़ना भी चाहिए भाई। यूनिवर्सली रिलेशन का मतलब तो यही है कि यूनिट अगर डिक्रीज कर रही है तो मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई? ठीक है। इस पर सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ से रिजल्टेंट क्या क्या मिला उसको नोट करना। एक तो फॉर्मूला मिला Q इज इक्वल टू NU किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करा, किसी एक सिस्टम में उसकी वैल्यू N1U1 है और किसी दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू N2U2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आपको यहीं से मिल गई। इसका एक आप कह लो कि इनडायरेक्ट रिलेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो तीसरी बात आपको ये मिली। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है क्योंकि इसी से आपके सवाल बनेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल इस पे जेईई और नीट दोनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक की बातों से मुझे इतनी बात पता चली। ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा तो मैं जरा इसके क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या होती हैं, उनके बारे में जरा से अपन बात करेंगे। ठीक है। चलो, अच्छा देखो, तो अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं PQ लिख रहा हूँ, मतलब फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा। देखो, जनरली फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में ही डिवाइड किया जाता है, बट अपन पढ़ेंगे एक तीसरी भी। तीसरी टाइप नहीं है, उसको अपन समझेंगे जब पढ़ाएंगे, तो वो सप्लीमेंट के तौर पर यूज होती है, इसलिए उसको टाइप्स नहीं बोलते। ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, दो हैं। एक को नाम दिया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और दूसरे को नाम दिया गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा इनके बारे में समझते हैं। ठीक है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक और नाम देते हैं बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, या एक और नाम देते हैं, इसको बोला जाता है अब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी, अब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। तो इन तीनों नाम से जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जाना जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, इसका नाम क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब कि कुछ ऐसी चीज है जो नेचर में बहुत फिक्स होगी। ठीक है। जैसे मान लो दो चीजें होती हैं, ठीक है, कि ऐसी चीज जो नेचर में खुद ही डिफाइन है, उसको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इनका अगर डिफिनीशन अपन लिखेंगे तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सेल्फ डिफाइन, सेल्फ डिफाइन। ठीक है। जो अपने आप में खुद ही डिफाइन है, इनको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती या किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एग्जांपल अगर बात करें तो टोटल आपके जो अभी हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को बताया गया है। ठीक है। एक कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में इनको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया, जिससे बोला गया SI सिस्टम। ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जरा इधर भी देख लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फिर क्या होंगे। नाम ही है इसका डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब किसी और चीज से मिलकर बनी होंगी, किसी और चीज से डेराइव की जा रही होंगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर derived from, derived या इसको ऐसे लिखो डिफाइंड in terms of fundamental physical quantity, in terms of fundamental physical quantity is called derived physical quantity। ठीक है। एग्जाम्पल की बात अब करेंगे। ठीक है। जरा डिफिनीशन की बात हो गई, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है। चलो
जरा देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले अपन एसआई का एग्जांपल देख लेते हैं। तो एसआई में टोटल 7 है, तो मैं उनकी फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट जो होती है उसकी लिस्ट बना दे रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मास होता है, मास की जो एसआई यूनिट आती है केजी आती है। इसके बाद आता है लेंथ, ठीक है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है टाइम, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है करंट, करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। इसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल आपको बताया जाता है ना कि एक मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला इसकी यूनिट होती थी। ये जो 7 हो गए ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इनकी एसआई यूनिट। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। आप बोलोगे सर क्या इसी ऑर्डर में, कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर हो, ठीक है। अगर ये ऑर्डर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये जो 7 है आपने बता दिया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अलावा जितने भी है सारी डिराइव्ड है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल हो गए, इसके अलावा सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है। तब इनके अलावा एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल सपोज मान लो कि अपन ने ले लिया वेलोसिटी। अच्छा, एक बात बताओ, वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है? पहले स्पीड लेते हैं, स्पीड, स्पीड को अपन लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट के बीच की लेंथ को डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। टाइम क्या है? टाइम देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक बात बताओ, स्पीड जो है 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना, मिलकर बना मतलब मिलकर डेराइव हुआ, इसलिए स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? इसी तरह अगर अपन वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, तो है तो एक टाइप की लेंथ थी। अब क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस हमें क्वांटिटी देखना है, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? लेंथ, लेंथ का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है? टाइम यहाँ पर है डेराइव्ड फिजिकल, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना, तो ये भी क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, ये भी डेराइव्ड हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल और लिखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, पहले एक्सीलरेशन लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन बताओ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन टी, ठीक है। तो मुझे बताओ, चेंज तो डिफरेंस को डिनोट करता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि 2 फंडामेंटल से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है? टाइम जो है फंडामेंटल है। तो एक बात बताओ मुझे, एक्सीलरेशन डेराइव्ड और फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने फोर्स को लिखा तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो किससे मिलकर बन रहा है फोर्स? एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड से, तो कैसा हो जाएगा? डेराइव्ड हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? अच्छा, एक ऐसी क्वांटिटी जो मिलकर बन रही हो 2 डेराइव्ड से, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्रेशर। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि प्रेशर ही है, बहुत सारी हैं, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे आप देखोगे कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो 2 डेराइव्ड से मिलकर बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स क्या है? फोर्स है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया, एरिया अगर किसी का भी एरिया लिखोगे, सपोज मान लो रेक्टेंगल का लिख लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे। लेंथ तो एक टाइप की लेंथ हुई, ब्रेथ भी क्या है? डिस्टेंस ही तो है, एक टाइप की क्या हो जाएगी? लेंथ ही हो जाएगी। तो 2 लेंथ से मिलकर बन रहा है, मतलब 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? डेराइव्ड हो जाएगा। तो एरिया भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो प्रेशर 2 डेराइव्ड से मिलकर बन रहा है, इसलिए प्रेशर भी क्या होगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। ऑल्दो अगर देखोगे तो प्रेशर को लिखोगे मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रूट कॉज देखोगे तो बन तो रहे हैं किससे? फंडामेंटल से ही।
दो फंडामेंटल से ही। बट अगर आप जैसे एक स्टेप पीछे का देखो यहाँ का, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि दो डिराइव्ड से भी बन सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो किससे किससे मिलकर बन रही है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, या फिर टू और मोर देन टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, या फिर सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है। तो ये तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो अगर रूट कॉज देखोगे डिराइव्ड का, तो क्या है, रूट कॉज फंडामेंटल ही है। तो अगर आपसे ऐसे तीन ऑप्शन दे करके आपसे पूछे कि इनमें से कोई एक सही बताओ, तो जो कोई एक सही होगा वो यही होगा, क्योंकि रूट कॉज तो यही है। इसके बाद जो भी डिराइव्ड है इनको फंडामेंटल के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन, डिराइव्ड क्वांटिटी हमने देखा और फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देखा। अब यहाँ पर तो और क्वांटिटी अपन देखेंगे जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखो इसका नाम ही है सप्लीमेंट्री, इसलिए हमने इसको टाइप्स में नहीं देखा। टाइप्स तो दो ही है। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसी चीज जो किसी के सप्लीमेंट के तौर पर यूज करी जाए, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो एक क्वांटिटी अपन को और देखना है जिसको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हमें दो पढ़ने हैं, कौन कौन से जरा देख लेते हैं। एक को बोला गया प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा, सॉलिड एंगल को डी ओम से डिनोट करते हैं जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, और प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक एक करके अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहीं पर क्लासिफिकेशन कर लिया तो यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है, सपोज मेरे पास एक रेडियस है आर, इससे मैंने एक छोटा सा आर्क बनाया ds, ठीक है। आर्क मतलब कि अगर इसको मैं बनाऊं तो पूरा इस तरीके से सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा आर्क बनाया और इस आर्क को सेंटर से जोड़ा, तो यहाँ पर जो एंगल बना डी थीटा, इसी को बोला गया प्लेन एंगल। और डी थीटा जो एंगल है इसको लिखा गया ds बाई आर। ds का मतलब क्या हो गया, ए इसका आर्क हो गया, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो ये अपने पास आ गया डी थीटा। अच्छा, ये क्या है, प्लेन एंगल है। जो प्लेन एंगल होता है ऑलवेज यूज होता है किसके लिए, फॉर टू डायमेंशनल बॉडी, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे क्या हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, रिंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए टू डायमेंशनल बॉडी के लिए यूज किया जाता है। आप क्यूब के लिए नहीं यूज कर सकते, आप क्यूबॉइड के लिए नहीं यूज कर सकते, आप सिलेंडर के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब थ्री डायमेंशनल बॉडी हैं और इनके लिए जो होगा वो सॉलिड एंगल यूज करा जाएगा। सॉलिड एंगल किसके लिए यूज करा जाएगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन को पढ़नी है, उसको अपन समझेंगे, जरा देखो। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन में, द एंगल subtended by the angle subtended by an arc of a circle at its center is called plane angle, ठीक है, इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अच्छा देखो डी थीटा हमने लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले तो जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट इसकी रेडियन होती है ऑलवेज, कभी भी डिग्री में इसकी यूनिट नहीं रखना। अगर दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो। अब बोलोगे सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन अभी डिस्कशन करेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी एंगल बनता है उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा रेडियन होता है। एक बात और इसके बारे में जो याद रखना है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है,
डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला? क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है, और इसका डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पर जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि डायमेंशनलेस क्या है, तो आप बस याद रखो कि इसकी प्रॉपर्टी है डायमेंशनलेस का। एक क्या होता है, बस दूसरे या तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। ये पूछा हुआ नीट में कि ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल और कुछ एग्जांपल देके पूछा था कि इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो जानते हैं डायमेंशन वो देखो, वो समझ लें कि कैसे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे एक बात बताओ, क्या है? आर्क है इसका। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ के लिए लिखते हैं कैपिटल एल। ये क्या है? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? लेंथ ही है तो भाई, और लेंथ के लिए फिर कैपिटल एल, तो कैपिटल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया? ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? अगर मान लो मेरे से पूछ लिया कि आप 1 रेडियन की डिफिनीशन बताओ, तो मुझे बताओ, मैंने लिखा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। डी थीटा 1 रेडियन आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब डी एस बाई आर जो है यहाँ से डी एस इज इक्वल टू आर हो जाए, तभी तो ये आएगा। इसका मतलब जब रेडियस के बराबर आर्क हो, क्या है कि यहाँ पर हमने आर्क बनाया था, ए आर्क और इस रेडियस की लेंथ इक्वल हो जाए तो उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा डी थीटा, दैट इज 1 रेडियन हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पर, पैरालॉक्स मेथड, जो बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल पर ही बेस्ड है, तो इसको एक सवाल से समझ लेंगे अपन। अलग से पैरालॉक्स मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऐसे ही यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके अपन पैरालॉक्स मेथड में डिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट फॉर पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड क्या है? एक मेथड, कैलकुलेशन का मेथड है, जिससे हम लोग बहुत, जैसे मान लो अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालना है या सन का डायमीटर निकालना है, तो उसके लिए बहुत दूर दूर की जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरालॉक्स मेथड, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से अपन समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए जो अपने पास टास्क है वो टास्क है कन्वर्जन का। कन्वर्जन, क्योंकि रेडियन होती है इसकी यूनिट। अगर मान लो डिग्री में दिया है तो आप रेडियन में कैसे ले आओगे, या सेकंड में और मिनट में दिया है तो आप उसको रेडियन में कैसे ले आओगे, उसके बारे में अपन समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग सेकंड और मिनट सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सेकंड और मिनट जो होता है वो टाइम की यूनिट होती है। नहीं भैया, सेकंड और मिनट टाइम की तो यूनिट होती ही होती है, वो एंगल की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि जो पाई रेडियन होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालूंगा तो 180 बटा पाई डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं इसी से निकालूं 1 डिग्री की वैल्यू तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो फॉर्मूला आया कि 1 रेडियन की वैल्यू पाई बाई कितना होता है? 180 बाई पाई डिग्री होता है, और 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन होता है। अब अगर मान लो कि अपन को एंगल दिया है रेडियन में, अपने पास एंगल क्या है? रेडियन में है, और जाना कहाँ है? डिग्री में, तो अपन लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इनटू, अच्छा देखो रेडियन में दिया था, जाना कहाँ है? डिग्री में। तो अगर डिग्री में जाना है तो एक रेडियन में जितना डिग्री होता है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो एक रेडियन में है 180 अपॉन पाई, तो क्या करोगे आप? 180 डिवाइड बाई पाई से कर दोगे मल्टीप्लाई, और एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसमें? डिग्री में। और अगर आपको एंगल डिग्री में दिया है, आपको जाना है रेडियन में, तो आप क्या लिखोगे? देखो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, अच्छा डिग्री में दिया था, रेडियन में जाना है, तो एक डिग्री में जितना रेडियन होता है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक डिग्री में है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, इंटू पाई बाई 180, और एंगल जो आ जाएगा आपका रेडियन में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि 180 बाई पाई 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 बाई 180 है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो याद कैसे रखना है? देखो याद ऐसे रखना है कि जो डिग्री का एंगल होता है वो नंबर में होता है, उसमें कभी पाई वाई नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री का एंगल नंबर में होता है, ठीक है, उसको ले जाना कहाँ? डिग्री में ले जाना है। मान लो रेडियन है हमें, ठीक है, डिग्री में ले जाना है, और डिग्री का नंबर, डिग्री का जो एंगल होता है नंबर में होता है, और रेडियन का जो एंगल होता है पाई में होता है। मतलब यहाँ पर पाई रहा होगा और यहाँ पर पाई हटाना है, तो इसलिए पाई कहाँ आएगा? नीचे, तभी तो इधर पाई होगा और पाई नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री में पाई होता नहीं है, और रेडियन में पाई होना मस्ट है। तो अगर रेडियन में पाई होना मस्ट है
और पाई पहले से नहीं था तो पाई से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए पाई ऊपर आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एंगल है 120 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा अभी, मैंने अभी अभी पढ़ा कि अगर मेरे पास एंगल जो है डिग्री में दिया है, रेडियन में जाना है, तो डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। तो डिग्री कितना दिया 120 इंटू क्या करोगे पाई बाई 180 करोगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से काटोगे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये रेडियन में जो एंगल आया 2 पाई बाई 3। हमेशा जब भी एंगल पाई में दिया हो तो रेडियन में होता है। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास एंगल दिया हुआ है 420 डिग्री, 420 डिग्री दिया, इसको रेडियन में ले जाना है। तो मैं लिखूंगा रेडियन इज इक्वल टू 420 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। अगर मैं 6 से कैंसिल आउट करूं, सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल आउट करूं तो हो जाएगा 7, 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई कितना हो जाएगा 3। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मुझे मान लो एंगल दिया हुआ है 9 पाई बाई 4। अब 9 पाई बाई 4 अगर कुछ नहीं लिखा मतलब ये रेडियन में दिया है, तो रेडियन से आपको कन्वर्जन करना है किसमें, डिग्री में। तो मैं लिखूंगा डिग्री इज इक्वल टू, अब मेरे पास रेडियन में दिया था, डिग्री में जाना था, तो मेरे पास फॉर्मूला ये दिया है कि जितना रेडियन दिया है आप उसको लिखो। तो मेरे पास रेडियन है 9 पाई बाई 4 इंटू क्या लिखोगे। अच्छा देखो, पाई ऊपर है, डिग्री में पाई होता नहीं है, तो पाई कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो ऊपर क्या बचेगा 180 बचेगा। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 4 जा 16, 2 बचा और ये हो गया कितना 20, 4 5 जा 20। अब इसको कैलकुलेट कर दो, क्या हो गया 9 इंटू 45, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 36 और 4 40 हो जाएगा। तो 405 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि जब आपको डिग्री में एंगल दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और रेडियन में एंगल दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन पे एक सवाल नीट में 2022 में पूछा था, ठीक है। तो अपन देखेंगे अभी, और कन्वर्जन अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा देखो, मिनट और सेकेंड जो यूनिट है वो टाइम की तो है, वो तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन मिनट और सेकंड एंगल की भी यूनिट है। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि जो मिनट है एंड सेकंड है, मिनट एंड सेकंड बोथ जो है ये यूनिट है किसके, एंगल के, ठीक है। तो इनमें रिलेशन भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा, उसको निकाला जाए। तो जो 1 डिग्री होता है उसमें होता है 60 मिनट, मिनट को ये सिंगल बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, सेकंड को डबल बार से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं 1 मिनट की वैल्यू तो 1/60 क्या आ जाएगा डिग्री, और यहाँ से मैं निकालूं 1 सेकंड का वैल्यू तो ये 1/60 क्या आ जाएगा 1/60 मिनट आएगा। भाई इधर जाएगा ना, तो 1/60 मिनट आ जाएगा। तो ये दो कन्वर्जन आपको और याद रखना पड़ेगा। इसी के बेस पर एक 2022 में नीट में सवाल पूछा, ठीक है। अच्छा, तो इस पर एक सवाल और कर लेते हैं अपन, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है 7 पाई बाई 5 और इसको कन्वर्ट करके लेकर जाना है सेकंड में, ठीक है। इसको सेकंड में लेकर जाना है। तो देखो, मैंने रेडियन, अब पाई में दिया है तो एंगल कुछ नहीं लिखा, मतलब रेडियन में लिखा हुआ है। मैंने रेडियन से सेकंड का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं सीखा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास रेडियन है, रेडियन से मैं डिग्री में जा सकता हूँ। बोलोगे हाँ सर, रेडियन से डिग्री का तो अभी अभी हमें बताया रिलेशन। तो मैं गया रेडियन से डिग्री में, डिग्री से मैं कहाँ जा सकता हूँ, डिग्री का रिलेशन, अरे यार इरेज हो गया, डिग्री का रिलेशन किसके साथ है, मिनट के साथ है। तो मैं डिग्री से जा सकता हूं मिनट में, और मिनट का रिलेशन किसके साथ है जरा बताओ, मिनट का रिलेशन है सेकंड के साथ, तो मैं यहां से जा सकता हूं सेकंड में। तो ये प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जरा यहां पर समझेंगे कि प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे तो कैसे यूज क्या करोगे। देखो, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, रेडियन से डिग्री में। रेडियन से डिग्री में मतलब अगर रेडियन पाई में दिया होगा तो पाई आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो पाई आएगा नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप डिग्री से मिनट में जाओगे तो यहाँ पर देखो जरा, ये जो डिग्री है, डिग्री से मिनट में जाने के लिए हमने क्या किया है, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिनट से सेकंड में आपको जाना है तो 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अब वैल्यू आप लिखो 7 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई इंटू 60 इंटू 60। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 बचा ये, और ये हो गया 30, 5 6 जा हो गया 30। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 36 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 36 इंटू 2 0 बचा तो मैं 10 के पावर 2 लिख सकता हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये आंसर आ जाएगा आपका किस में, सेकंड में आ जाएगा। समझ आई बात? तो कैसे रेडियन से डायरेक्ट मैंने सेकंड में गया, बाकी बीच का कन्वर्जन होगा डिग्री से सेकंड, तो आप डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में चले जाओगे, मिनट से सेकंड में जाना है आपको, सिंपल सवाल है। ठीक है, अच्छा एक सवाल अपन और करेंगे आज। ठीक है, वो सवाल ये है कि सपोज अपने पास दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 के पावर 1.5 इंटू 10 के पावर 7 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड दिया है, यहाँ से मुझे जाना है रेडियन में। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाना है, रेडियन में। तो देखो सेकंड से रेडियन का डायरेक्ट कन्वर्जन हमें नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा अपना कॉन्सेप्ट यूज करके अपन देखेंगे कि भाई मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है कि आपको जाना है, सेकंड दिया हुआ है और रेडियन में आपको पहुंचना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं देखूंगा भैया सेकंड से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सेकंड से मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ मिनट में, मिनट से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मिनट का रिलेशन मैंने डिग्री से पढ़ा था, डिग्री से कहाँ जाऊंगा, रेडियन में जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जब आप सेकंड से मिनट में जाओगे तो आप देखो जरा, जब आप सेकंड से मिनट में जाओगे तो 1 सेकेंड, ये है डबल रेस, 1 सेकेंड में कितना मिनट था 1/60, तो आप क्या करोगे 1/60 करोगे। फिर मिनट से डिग्री जाओगे तो मिनट से डिग्री का रिलेशन क्या है 1/60 का है। ठीक है, इसके बाद डिग्री से रेडियन, हमें पता है कि डिग्री से रेडियन में जाना है, रेडियन में जाना मतलब पाई चाहिए, तो पाई कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ आई बात? बस अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से सारी वैल्यू पुट करो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जो रेडियन हो जाएगा, रेडियन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 के पावर 7 दिया हुआ है इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 1 2 3 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 के पावर 4 बचेगा, 10 के पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 5 और 000 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 18, क्या है 6 से कटेगा, देखो 6 2 जा 12 और बचा 3 तो हो गया 30, 6 5 जा 30 कट गया, यहाँ पर बचा 00, फिर क्या है 6 से कटेगा, लगता तो नहीं, एक बार कैंसिल आउट करके देखते हैं, तो 6 4 जा 24, 1 बचा 10 हो गया, 6 1 जा 6, 4 बचा 40 हो गया, फिर नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, 4 हो गया तो 40, तो 6 जा 36 हो जाएगा, फिर 0.66 आ जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर आया 416.66 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो इसको आगे आप कैलकुलेट कर लो या इतने पे छोड़ दो, तो ये आपका जो आंसर आया। अच्छा पाई छूट गया क्या, यहाँ पर पाई भी तो आएगा, यहाँ से देखो पाई छूट गया ना, तो रेडियन का एंगल है, रेडियन में पाई तो आएगा, पाई तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ये रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कन्वर्जन आपको रेडियन में दिया है, डिग्री में जाना है, डिग्री से रेडियन में आना है, मिनट में दिया है, सेकंड में जाना है, सेकंड से आप डायरेक्ट रेडियन में आ सकते हो, रेडियन से डायरेक्ट आप सेकंड में जा सकते हो। तो ये कन्वर्जन हमने सीखा। ठीक है, इस पर बेस सवाल आए हुए हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है पैरालॉक्स मेथड, तो उसको समझेंगे। उसके बाद अपन सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद आगे यूनिट्स पर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन वगैरह करके फिर आप वीडियो देखा करो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको वहाँ पर तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो, तो रीड किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, चलो।